ये कहानी है एक लड़की मीरा की, जिसकी माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। माँ के जाने के बाद मजबूरी में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मीरा की जिंदगी में खुशियाँ आने के बजाय और भी मुश्किलें बढ़ गईं। उसकी सौतेली माँ गौरी ने कभी मीरा को अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही मीरा घर के सारे काम करती आई, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ। वहीं गौरी की अपनी एक बेटी थी, रानी, जिसे वो राजकुमारी की तरह प्यार करती थी। रानी को किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया जाता, जबकि मीरा दिन रात मेहनत में लगी रहती। और फिर एक दिन की बात है। अरे वाह मीरा बेटी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। लेकिन बेटा, तुम हमारे साथ बैठकर क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? धन्यवाद पिताजी, पर मैं अभी नहीं खाऊंगी। मुझे भूख नहीं है। आप लोग खाइए, जब भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। जब जब कोई मीरा की तारीफ करता, उसकी सौतेली माँ के मन में जलन की आग भड़क उठती। बाहर से वो चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही सोचती रहती। आज तक इन्होंने मेरे बनाए खाने की इतनी तारीफ कभी नहीं की, और देखो अपनी लाडली बेटी मीरा की कितनी तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हरिमोहन खेत चला गया। मीरा की सौतेली माँ गौरी गांव की औरतों के साथ बैठकर बातें करने लगी। अरे गौरी बहन, उस मीरा ने तो तुम्हारा पूरा घर अपने कब्जे में कर रखा है। तुम्हारे पति तो हर बात पर पूरे गांव में मीरा की ही तारीफ करते रहते हैं। अरे बहन, उस बेचारी की माँ का देहांत हो गया था, इसी वजह से ही तो उन्होंने मुझसे शादी की है। इसलिए वो दोनों बेटियों से बराबर प्यार करते हैं, और इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम सही कह रही हो गौरी, तुम्हारे आने की वजह से मीरा को माँ का प्यार भी मिल गया। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर गौरी का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे घर लौट आई। घर पर मीरा झाड़ू पोंछा कर रही थी। उसे देखते ही मीरा पर भड़क उठी। हे भगवान, आपने किस कामचोर को मेरे गले में डाल दिया है? देखो तो जरा, इतनी देर से सिर्फ झाड़ू ही लगा रही है, और वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे घर के कितने सारे काम पड़े हैं, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है। तू तो यही चाहती है कि घर के सारे काम मैं ही करूं। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, झाड़ू बस खत्म होने ही वाली है। मैं अभी रसोई में जाकर खाना बना देती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेना। तेरे पिताजी घर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें पूरा घर चमकदार मिले, और भूलकर भी उन्हें ये मत बताना कि तू ही घर का सारा काम करती है। अगर तूने उन्हें कुछ भी बताया तो याद रखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जी माँ, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा के पिताजी खेत से लौट आते हैं। अरे आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम यह बताओ, मीरा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे कहाँ होगी पिताजी? अपने कमरे में आराम फरमा रही होगी महारानी। उसे किस बात की चिंता? वैसे घर का सारा काम तो माँ ही करती है। पिताजी, अब तो आप ही मीरा को समझाइए कि वो भी घर का काम किया करे। अरे रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। अभी तो वह बहुत छोटी है। अभी तो उसकी खेलने और पढ़ने लिखने की उम्र है। जब वह बड़ी हो जाएगी तो खुद ही काम कर लेगी। लेकिन पिताजी, अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। जब मैं उसकी उम्र की थी, तब घर के सारे काम किया करती थी। मुझे तो कभी इतनी छूट नहीं मिली, और इसे बच्ची का बहाना देकर टाल दिया जाता है। बेटा, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन वह अभी बहुत कमजोर और छोटी है। उसे इतनी समझ नहीं है। जब वह समझदार हो जाएगी तो घर का सारा काम खुद ही किया करेगी। अरे रानी बेटा, गुस्सा मत करो। आखिर वो तुम्हारी दीदी है। सौतेली हुई तो क्या, वो तुम्हारी बहन ही तो है। वैसे भी माँ का रिश्ता खून से नहीं, दिल से होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गौरी। जब तक तुम मेरे साथ हो, मीरा को अपनी माँ से बिछड़ने का जरा भी एहसास नहीं होगा। मैं तो दिन भर घर से बाहर रहता हूँ, तुम ही तो उसकी देखभाल करती हो। लेकिन मीरा के पिताजी इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे कि उनके घर से निकलते ही मीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। और तभी मीरा वहाँ आ जाती है।
पिताजी आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। हाँ बिटिया, मैं आ गया। आज मैं तेरे लिए बाजार से सोने का कंगन लेकर आया हूँ। पिताजी ये तो बहुत महंगा होगा। आपको इतना कीमती कंगन लाने की क्या जरूरत थी। ये क्या पिताजी, आप हर बार दीदी के लिए ही गहने क्यों लाते हैं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं नहीं मेरी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तू भी तो मेरी ही पुत्री है। इस बार फसल का भाव कम मिला है, इसीलिए मैं तेरे लिए चांदी का कड़ा लाया हूँ। अब मैं शहर जाकर काम करूँगा और 6 महीने बाद जब घर लौटूंगा तो तेरे लिए कीमती गहने लाऊंगा। यह मैं तुझसे वादा करता हूँ। इतना सुनते ही गोरी मन ही मन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब वो मीरा से और भी ज्यादा घर का काम करवा पाएगी, क्योंकि हरिमोहन शहर में काम करने 6 महीने के लिए जाने वाला है। लेकिन पिताजी, दीदी के लिए सोने का कंगन और मेरे लिए चांदी का, क्या आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते? अरे कोई बात नहीं रानी, तुम्हारे पिताजी ने कहा है ना, जब शहर से लौटेंगे तब तुम्हारे लिए भी लाएंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दीदी के पास इतना सुंदर कंगन है, और अगर तुम्हें कभी पहनने की इच्छा हो तो पहन लेना। तुम्हारी दीदी मना थोड़ी ना करेंगी। हाँ रानी, ये कंगन हम दोनों का है। तू जब चाहे तब पहन सकती है। आखिर बहन के गहने बहन ही तो पहनती है। ये देखो रानी, अब तो तुम खुश हो ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब मैं घर लौटूंगा तो तुम्हारे लिए कीमती गहने लेकर ही आऊंगा। जब तक मीरा के पिताजी घर पर थे तब तक गोरी ने मीरा को रानी से भी ज्यादा प्यार दिया। लेकिन अगले ही दिन मीरा के पिताजी व्यापार करने चले गए और उनके जाते ही गोरी ने मीरा से घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए। सुन मीरा, तेरे पिताजी ने जो कंगन दिया है उसे चुपचाप मुझे दे दे। वो तू नहीं, मेरी बेटी रानी पहनेगी। पर माँ, वो कंगन पिताजी ने मुझे दिया है और कहा है कि इसे संभाल कर रखना। तो क्या रानी उसे खा जाएगी? वो भी तो उसे संभाल कर ही रखेगी। चल अंदर जा और काम कर। मेरे से ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। उसी समय गांव का बिचौलिया उनके घर आता है। अरे ओ मीरा, मीरा बेटा, घर में कोई नहीं है क्या? तभी मीरा की सौतेली माँ गोरी घर से बाहर आती है। अरे बिचौलिया जी, आप कहीं आज कैसे आना हुआ? जरूर कोई खास बात होगी। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहन जी, दरअसल बात यह है कि हमारे गांव के जो सबसे अमीर व्यापारी है ना, लाला जी, वो अपने पुत्र के विवाह के लिए एक योग्य कन्या ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने आपके परिवार को चुना है। उन्हें पता लगा है कि रानी कितनी सुंदर लड़की है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारी बेटी गांव के सबसे अमीर घर की बहू बनेगी। और हाँ बहन जी, लाला जी ये भी पूछ रहे थे कि रिश्ते की बात करने वो कब आपके घर आ सकते हैं। अरे बिचौलिया जी, देर किस बात की? आप उन्हें कल ही बुला लीजिए, मैं सारा प्रबंध कर लूंगी। लेकिन बहन जी, अभी तो आपकी बड़ी बेटी मीरा ही कुंवारी है। ऐसे में पहले छोटी बेटी का विवाह करना, गांव वाले इसे ठीक नहीं मानेंगे। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मीरा के पिताजी ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है, बस विवाह होना बाकी है। तो ठीक है बहन जी, मैं कल ही लाला जी को आपके घर भेज देता हूँ। बिचौलिया वहाँ से चला जाता है और गोरी आज बहुत खुश थी। रानी बेटा, आज मैं तुझे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। ऐसी क्या बात हो गई माँ कि आप इतनी खुश दिख रही हो? रानी बेटा, तेरा रिश्ता तय होने वाला है, और वो भी किसी साधारण घर में नहीं, हमारे गांव के सबसे अमीर व्यापारी लाला जी के बेटे से। कल वो हमारे घर आएंगे तेरे रिश्ते की बात करने के लिए। क्या आप सच कह रही हो माँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनूंगी। हाँ रानी, मैं सच कह रही हूँ। तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तेरे पास कितने गहने होंगे, नए नए कपड़े होंगे, बड़ा सा मकान होगा और हर तरह की सुख सुविधाएं होंगी। माँ, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे इतने बड़े घर की बहू बनने का मौका मिल रहा है। सुन रानी, कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो उन्हें ये बिल्कुल मत लगने देना कि तुझे घर का काम नहीं आता। जैसे मैं बोलूं बस वैसे वैसे करती रहना। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। बहन जी, कन्या तही दिखाई नहीं दे रही, जरा कन्या को तो बुलाइए। कन्या अभी तैयार हो रही है,
बस आती ही होगी। तब तक आप नाश्ता कर लीजिए। तभी वहाँ मीरा नाश्ता तैयार करके ले आती है। अरे, ये कौन है? क्या ये भी आपकी ही बेटी है? नहीं जी, ये तो हमारी नौकरानी है। मेरी तो केवल एक ही बेटी है और वो है रानी। लेकिन हमने तो सुना था कि आपके 2 बेटियां हैं। नहीं जी, उसकी तो बहुत पहले शादी हो गई थी। लीजिए, देखिए, रानी भी आ गई। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, पर क्या ये घर के सारे काम कर लेती है? और हाँ, हिसाब किताब भी जानती है? हाँ जी, इसे हिसाब किताब सब कुछ आता है। ये नाश्ता भी रानी ने ही बनाया है। ये नाश्ता तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट नाश्ता तो मैंने शहर में भी नहीं खाया। बेटा, जरा बताओ तो सही, तुमने ये नाश्ता कैसे बनाया? थोड़ा हमें भी तो सिखा दो। रानी कुछ जवाब नहीं दे पाती। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। तभी लक्ष्मी सब समझ जाती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि माँ बेटी झूठ बोल रही हैं। पिताजी, इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। मुझे तो ये नौकरानी पसंद है। आप ही तो कहते हैं ना कि बहू को घर का सारा काम आना चाहिए। और ये नौकरानी ना सिर्फ सुंदर है, बल्कि बहुत संस्कारी भी लगती है। आप मेरी शादी इसी से करवा दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये तो एक नौकरानी है। तुम नौकरानी से विवाह कैसे कर सकते हो? पिताजी, नौकरानी है तो क्या हुआ? आखिर बहू तो हमारे घर ही आएगी। हम थोड़ी ना उसके घर जाएंगे। ये बहुत सुंदर और संस्कारी है। हमें इसके जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। और जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, वो बुजुर्गों की सेवा भी दिल से करती हैं। बात तो तुम्हारी सही है। तो बेटी बताओ, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? क्या तुम इससे विवाह करना चाहोगी? माफ कीजिए, ये अब विवाह नहीं करेगी, क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है। अगर विवाह करना है तो मेरी बेटी यानी रानी से ही कीजिए। बहन जी, क्षमा कीजिए, लेकिन आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद नहीं आई। और सच कहूं तो आपकी बेटी से ज्यादा सुंदर और संस्कारी तो वही लड़की है जिसे आप नौकरानी कह रही हैं। अब इस बारे में और बात करने का कोई अर्थ नहीं है। हम चलते हैं। मीरा, आज तेरी वजह से लड़के वाले मेरी रानी को मना करके चले गए। मुझे पता है ये सब तेरी ही वजह से हुआ है, मनहूस कहीं की। पर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? जैसा आपने बोला मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अगर उन्हें रानी पसंद नहीं आई तो भला इसमें मेरा क्या दोष है? मीरा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आज इस मनहूस की वजह से लड़के वाले मुझे मना करके चले गए। मैंने कितने सपने देखे थे कि मैं एक बड़े घर की बहू बनूंगी, जिंदगी भर आराम से जीऊंगी, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तू चिंता मत कर बेटी, देखती जा मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ। उसी की वजह से लड़के वालों ने मना किया है ना। अब मैं उसका विवाह एक ऐसे गरीब आदमी से करवाऊंगी जिसके पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा उपाय है माँ। दीदी की शादी होते ही हमेशा हमेशा के लिए हमारा पीछा छूट जाएगा। और अगले ही दिन गोरे गांव के सबसे गरीब आदमी को मीरा की शादी कराने के लिए घर ले आती है। मीरा, ये देख, यही है तेरा होने वाला पति। आज ही मैं तेरी शादी इससे करवा रही हूँ। लेकिन माँ, पिताजी तो यहाँ है ही नहीं। आप उनके बिना मेरी शादी कैसे करवा सकती हैं? पिताजी के बिना मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं जानती। तेरे पिताजी हो या ना हो, ये शादी तो होकर रहेगी। अगर तूने शादी करने से मना किया तो समझ लेना मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। अब फैसला तेरा है कि आगे क्या करना है। जैसी आपकी इच्छा हो माँ। आप जिससे शादी करने को कहेंगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मीरा की शादी उस गरीब लड़के के साथ कर दी जाती है और मीरा अपने पति के साथ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने चली जाती है। मीरा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरी गरीबी की वजह से आज तुम्हें इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। अगर मेरे पति इस झोपड़ी में रहते हैं तो ये मेरे लिए महल से कम नहीं है। मैं आपके साथ खुश हूँ, तो इससे बड़ा धन मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मीरा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ये शादी अपनी माँ के दबाव में आकर की है। तो बताओ, ऐसी क्या मजबूरी थी?
दरअसल बात यह है कि वो मेरी सौतेली माँ है, पर मैं उन्हें अपनी माँ ही मानती हूँ। कभी उन्हें पराया नहीं समझा। लेकिन मेरी माँ ने अपनी बेटी कभी नहीं माना और मेरी शादी आपसे करवा दी। मीरा अपने पति केशव के लिए खाना बनाती है। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो जाता है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन ताजगी के साथ उठते ही मीरा घर के सारे काम संभालती है। सुनो मीरा, घर में एक दिन का राशन था, पर वो भी रात को ही खत्म हो गया। आज मैं बाजार जा रहा हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक उपाय बताऊं, जिससे हम कम समय में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अरे मीरा, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम बेफिक्र होकर कह सकती हो। तो सुनिए, अब आप जंगल जाइए, वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाएं और उन्हें बाजार में बेच दें। इसमें आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है और पैसे भी आएंगे। वाह मीरा, क्या उपाय बताया है। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। मैं जंगल जाऊंगा और लकड़ियां काट कर लाऊंगा। केशव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलता है। लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता है। कुछ ही दिनों में उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। वो गांव में एक बड़ा सा आलीशान मकान खरीद लेता है। अब 6 महीने बाद मीरा के पिताजी घर लौटते हैं। अरे गोरी, मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है मेरी लाडली बेटी? अरे कहाँ जाएगी? भाग गई आपकी लाडली बेटी किसी लड़के के साथ। वो उससे प्रेम करती थी और मैंने शादी के लिए मना कर दिया, इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। वह मर जाएगी, लेकिन भागकर शादी करने जैसा कलंक कभी अपने माथे पर नहीं लगाएगी। सच सच बताओ गोरी, बात क्या है? वरना याद रखना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। ये सच है कि वह भागी नहीं है। मैंने ही उसकी शादी एक गरीब लड़के से करवा दी थी। अरे कैसी औरत हो तुम, माँ होकर दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आखिर वह तुम्हारी बेटी है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं मीरा से माफी मांगना चाहती हूँ। दोनों मीरा के घर चले जाते हैं। अरे पिताजी, आप आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुस्से में आकर तेरी शादी एक गरीब घर में कर दी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने मेरी शादी गरीब घर में करवाई थी, लेकिन हमने मेहनत करके ये घर खुद खरीद लिया है। इसके बाद गोरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे मीरा द्वारा माफ कर दिया गया। कहानी की नैतिक शिक्षा: सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। मीरा ने अपने माता पिता और पति के प्रति सच्चाई और ईमानदारी दिखाई, जिससे अंत में सभी खुश और संतुष्ट हुए। झूठ और धोखा कभी स्थायी सुख नहीं ला सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।